जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स के अंतर्गत हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं अभी, द यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपका जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपका थ्योरी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत थ्योरी है भी तो वो हम क्वेश्चन के साथ ही आपको बताते हुए चल रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए, हमने पहले का क्लास में जो है वह 80 तक प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। चलिए आज के क्लास में हम उससे आगे का प्रश्न करेंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है आपको वेव लेंथ। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ यानी कोई अगर वेव जो आपको इस प्रकार से चलता है, ठीक है, तो इसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह आपका तरंगदैर्घ्य होता है, अपर श्रृंग और यह लोअर श्रृंग। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को जो है इसको हम किसमें मापेंगे? तो इसको मापा जाता है आपको किसमें मापेंगे? हम मीटर में मापेंगे। किसमें मापेंगे? मीटर में मापेंगे, यानी किलोग्राम नहीं होगा, हर्ट्ज नहीं। हर्ट्ज को मापा जाता है आपको फ्रीक्वेंसी को। ठीक, किसे मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी को। और सेकंड मापा जाता है आपको टाइम को। ठीक है, और किलोग्राम मापा जाता है आपको मास को, यानी कि द्रव्यमान को। क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी तरंगदैर्घ्य की एसआई मात्रा क्या होगी? तो मीटर होगी। तरंगदैर्घ्य जो है एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस है, यानी दूरी है। तो दूरी को मापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 82 कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ को मात्रा को मापने के लिए, तो पदार्थ की मात्रा मापने के लिए हमने आपको जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट बताया था। याद है आपको? कितने फंडामेंटल यूनिट? 7 फंडामेंटल यूनिट। और उस 7 फंडामेंटल यूनिट में, और इसी 7 फंडामेंटल यूनिट के अनुसार जो हम एसआई यूनिट को हम डिस्क्राइब करते हैं। यानी एसआई यूनिट जो का माने एसआई यूनिट में जो भी यूनिट मात्रक होंगे वह इन 7 फंडामेंटल से मिलकर के ही बनेगा। जिसमें हमने आपको बताया था कि लंबाई यानी कि लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं? मीटर। इसी प्रकार से जो हम द्रव्यमान यानी कि मास के लिए हम क्या लेंगे? तो मास के लिए ठीक है, मास के लिए हम केजी लेते हैं। साथ ही साथ टाइम के लिए, तीसरा था टाइम, टाइम के लिए हम सेकंड लेते हैं। ठीक है, फिर आपका करंट यानी विद्युत धारा, करंट के लिए हम एम्पियर लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारा था टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम मापते हैं केल्विन में। किस में मापते हैं? केल्विन में। क्लियर है? और टेम्परेचर के बाद यानी हो गया 1, हो गया 2, हो गया 3, हो गया 4, हो गया और यह हुआ 5, यानी कि 5 हो गया। छठा जो था आपका, ये था आपको पदार्थ की मात्रा, जिसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में लिखते हैं। आपको हिंदी का प्रश्न था, इसको क्या कहा जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? इसी को मापा जाता है आपको मोल में। किसे मापते हैं? मोल में। और सातवां जो फंडामेंटल यूनिट था यह आपको ज्योति तीव्रता। ठीक है, क्या था? ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति यानी लुमिनस इंटेंसिटी, तीव्रता। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी को मापते हैं हम कैंडेला में, जिसे हम स्मॉल cd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसकी उपयोग किया जाता है? तो इकाई यानी यूनिट का जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो आपको लक्स होगा? जी नहीं। टेस्ला होगा? नहीं। क्या होगा? मोल होगा। क्या होगा? मोल होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मोल का इस्तेमाल करते हैं। जूल का प्रयोग करते हैं आपको कार को मापने के लिए और ऊर्जा को मापने के लिए। ठीक है, टेस्ला जो आपको फ्लक्स डेंसिटी को मापने के लिए, यानी कि चुंबकीय घनत्व, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी को मापने के लिए हम टेस्ला का यूज करते हैं। और लक्स को जो है वो माने इल्यूमिनेशन को मापने के लिए हम लक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लक्स का। और फ्लक्स डेंसिटी को मापने के लिए हम टेस्ला का। और पदार्थ की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका मोल का। क्लियर है?
और यह प्रश्न आया हुआ आपको आरपीएफ कांस्टेबल में और साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एसआई मात्रक, ठीक, एसआई इकाई जो है वो मोल का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि अभी जो पदार्थ का मात्रा हम बताएं कि पदार्थ की जो मात्रा होती है यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसे मापा जाता है आपको मोल में। इसकी इकाई क्या होती है? मोल में। तो मोल को हम कैसे लिखते हैं? तो मोल को लिखते हैं हम MOL के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा हिंदी में लिखेंगे तो ये मोल लिखेंगे, और अगर इंडिकेशन के रूप में लिखेंगे, जैसे मीटर के लिए M इस्तेमाल होता है, केजी के लिए केजी इस्तेमाल होता है, तो उसी प्रकार से मोल के लिए इस्तेमाल होता है MOL। और प्रश्न वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। ठीक है, तो मोल का प्रतीक क्या हो जाएगा? यानी कि MOL। क्लियर है। mg का मतलब होता है आपको मिलीग्राम। चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। mg का मतलब हो गया मिलीग्राम, kg का मतलब होगा आपको किलोग्राम। क्लियर है, किलोग्राम। और g का मतलब होता है आपको ग्राम। क्या हो जाएगा? ये आपका ग्राम हो जाएगा। तो यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे जेई यानी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। कितने इजी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 84 कहता है कि विद्युत ऊर्जा व्यय, व्यय मतलब क्या हो गया? खर्च, यानी विद्युत ऊर्जा जो खर्च करते हैं उनका वाणिज्यिक मात्रा क्या है, यानी कॉमर्शियल यूनिट जो है वह क्या होता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यूज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, या मोबाइल जो आप देख रहे हैं मोबाइल को चार्ज करते हैं, ये सभी किस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो वही कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब आपके घर में चीज़ों को इस्तेमाल करने में जो खर्च होता है तो उसका इकाई क्या होगा? बात समझ में आए? तो उसका इकाई होगा आपको किलोवाट घंटा, जिसे KWH से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल होगा, वोल्ट होगा, या आपको वाट होगा। यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे जेई। ठीक है, आपको 2/6/2019 में फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न यह आया हुआ। क्लियर। तो आपके घर में आप देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, ठीक है, वह बिल में लिखा रहता है आपको यूनिट। क्लियर है कि आपने कितना यूनिट जो है वह बिजली का खर्च किया है, 10 यूनिट यूज किया है, या 20 यूनिट किया है, या 100 यूनिट किया है, या 200 यूनिट किया है। ठीक है, तो आपका बिजली बिल में जो है क्या लिखा रहता है? यूनिट लिखा होता है। और एक यूनिट बराबर जो है वह क्या होता है? तो एक यूनिट को बोलते हैं आप 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलेंगे? एक यूनिट बोलेंगे। बात समझ में आया? यानी कि जितना किलोवाट घंटा होगा उतना यूनिट का जो है आपको बिजली बिल क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक मंथ में आपको पेड करना होता है। तो आप जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं या उसको खर्च करते हैं, तो उसका जो है आपको एसआई यूनिट जो है क्या हो जाएगा? तो उसका जो है आपको एसआई यूनिट हो जाएगा आपको किलोवाट घंटा हो। बात समझ में? और 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है? तो एक यूनिट के बराबर। अगर आपने जो है वो 10 किलोवाट घंटा का इस्तेमाल किया है यानी खर्च किया है, तो कितना आ जाएगा? 10 यूनिट का बिजली बिल आएगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है वह बिजली बिल जब खर्च करते हैं उसका मतलब जो कमर्शियल यूनिट होता है वह किलोवाट घंटा होता है। क्लियर है? क्या होता है? किलोवाट घंटा हो जाएगा। और तो यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किलोवाट घंटा। क्लियर है। अच्छा, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे जूल से हम क्या मापते हैं? तो जूल से हम कार्य को मापते हैं। ठीक है, और किसको मापते हैं? तो ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको ऊर्जा यहाँ भी है और ऊर्जा यहाँ भी है, विद्युत ऊर्जा। लेकिन यह जो विद्युत ऊर्जा का पूछ रहा है आपको वाणिज्यिक मात्रा पूछ रहा है, तो आप गलती से भी जो है वह यह ऊर्जा जूल नहीं मार दीजिए। अगर आप जो है यह ऊर्जा को आप जूल में मारना भी चाहते हैं तो ये देखिए आपका होगा किलोवाट घंटा ही, लेकिन 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻, ठीक है, 5 जूल के बराबर होता है। बात समझ रहे? कितना हो जाएगा? 5 जूल के बराबर, या 3.6 इंटू 10⁻, ठीक है, 5 जूल। बात समझ में है? तो ये आपका जूल जो है आपको ऊर्जा का ही मात्रा है, लेकिन अगर कॉमर्शियल यूनिट पूछेगा तब कॉमर्शियल यूनिट में आपको क्या करना है? आपको किलोवाट घंटा ही आपको जवाब देना है। ठीक है। अच्छा, ये 36 लिखेगा तब 5 होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप लिखिएगा 36 इंटू 10⁻,
तो कहीं कहीं पे ये 5 लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल। ठीक है, तो आपको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो जूल जो है वो ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन यहाँ पर वाणिज्यिक मात्रक पूछ रहा है तो हो जाएगा आपको किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगर जूल में दिया रहेगा 36 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। बात समझ में आया? वाट से हम किसको मापते हैं, तो वाट से हम शक्ति यानी कि पावर को मापते हैं। वोल्ट से हम किसको मानते हैं, तो आपको विभवांतर। ठीक है, आपको विभवांतर को मापा जाता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी किलोवाट घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। कह रहा मात्रक जो आपका यूनिट जो दिया हुआ है, क्या यूनिट दिया हुआ है, यानी कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया आपको जूल है, वोल्ट है, एम्पियर है या सेकंड है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे जेई में 28/5/2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये तो आपको हमने बताया भी था कि कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। देखिए हम जानते हैं कि करंट आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर हो जाए आपको क्यू वाई टी। क्यू क्या है आपको आवेश यानी चार्ज, और टी क्या है टाइम यानी समय। तो आवेश को हम मापते हैं किसमें, कूलम में। आवेश को मापते हैं हम कूलम में, और टाइम को किसमें मापते हैं, आपको सेकंड में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। ये कूलम पर सेकंड जो है, और हम जानते हैं कि करंट का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी कि 1 कूलम पर सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, आपको 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, यानी कि एम्पियर। क्योंकि करंट को जो है या तो हम एम्पियर में लिखे या तो कूलम पर सेकंड में लिखे, आपको एक ही बात हो गया। ठीक है, तो यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सेकंड को हम किस में मापते हैं, सेकंड का आपका टाइम का यूनिट होता है। एम्पियर जो है आपको करंट का यूनिट हो जाएगा, और करंट बराबर होता है क्यू बाई टी। जूल जो है वह किससे मापते हैं, तो आपको कार्य और यह ऊर्जा। हम प्रत्येक प्रश्न में सभी ऑप्शन को इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपको मतलब आप जब क्लास देखें तो आपको जो है ये सब चीज़ जो है याद हो जाएगी। ऐसे ये सब हम जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल से हम थ्योरी में बात करेंगे कि जूल मतलब कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, करेंट क्या है, टाइम, तो वो तो समय जो चल रहा है। ठीक है, और बोल्ट को किस में मापते हैं हम, विभवांतर में, ताकि आपको यूनिट क्या हो जाए, आपको याद हो जाए। बात समझ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या है। यानी कि जब कोई वेव चलता है, ठीक है, जब कोई वेव चलता है तो इसका जो वेग होगा यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो दूरी तय करेगी, ठीक है, यानी कि दूरी मतलब के दर को, यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और चूंकि ये तरंग का दूरी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसी को हम कहेंगे तरंग वेग। तो कोई भी वेग हो, वेग मापने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि तरंग वेग जो है, ठीक है, तरंग वेग अगर यहाँ से लिखेंगे यानी तरंग वेलोसिटी, तो तरंग वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो तय की गई दूरी, किसका दूरी, तो ये आपका वेव का दूरी, और विथ रिस्पेक्ट टू समय। तो यह दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, और यहाँ पर दूरी, ये दूरी नहीं होगा, यहाँ पर आपको वेवलेंथ होगा। ठीक है, जो हम पीछे में बताए थे कि आपको, क्योंकि वेव का जो दूरी ट्रेवल होता है उसे हम किसमें मापते हैं, वेवलेंथ में। तो दूरी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मीटर, और समय के लिए इस्तेमाल करेंगे सेकेंड। यानी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा किसका यूनिट, तो तरंग वेग का यूनिट आपको मीटर पर सेकेंड होगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह प्रश्न पूछा रेलवे जेई 28/5/2019। देखिए कितना बड़ा एग्जाम है, और आपका कितना जो है आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप साइंस में टेंशन नहीं लिए, अगर साइंस का 10 क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आप टारगेट रखिए कि 10 का 10 क्वेश्चन जो आपको बनाने का। क्लियर है? तो मीटर को मापा जाता है आपको दूरी, दूरी को मापा जाता है मीटर में यानी डिस्टेंस को। ठीक है, सेकंड में मापा जाता है आपको टाइम को, और ये तो आपको वेलोसिटी ही हो गया। और यहाँ पर आपको वेवलेंथ वेलोसिटी दिया है, और हर्ट्ज जो मापा जाता है आपको फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को। क्लियर है? प्रश्न संख्या 86 राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 87 करें कि ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में,
एम्पियर में, जूल में या ओम में? ये भी प्रश्न आया आपको रेलवे जेई 22/5/2019 का प्रश्न है ये। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसको मापा जाता है आपको किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। और डेसिबल को जो है किससे लिखते हैं? तो स्मॉल डी और स्मॉल बी ऐसे लिखा जाता है आपको डेसिबल। आप जब क्रिकेट मैच देखते होंगे तो जब कोई छक्का मारते हैं बैट्समैन या कोई बॉलर जो है विकेट लेता है, तो वहां पर आप डिस्प्ले में देखते होंगे, ठीक है, कि वहां पर दिखाया जाता है, इस प्रकार से दिखाया जाएगा कि कितना डेसिबल जो है वह आवाज हुआ है वो विकेट गिरने के बाद या बैट्समैन छक्का मारने के बाद। तो यहाँ पर कभी दिखाता है 116 डीबी, ठीक है, या कभी दिखाएगा आपको 75 डीबी। ठीक है, जैसे डीबी क्या है? तो ये डीबी है आपको डेसिबल, जिसमें क्या मापा जाता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, यानी ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। बात समझ में आया? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? तो डेसिबल का। ठीक है, बाकी का यूनिट क्या दिया हुआ है चलिए उसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर हम प्रश्न चेंज करेंगे। जूल में मापा जाता है आपको कार्य को, या मापा जाता है आपको ऊर्जा का। ओम में किसको मापा जाता है? यानी प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। साथ ही साथ एम्पियर, यानी एम्पियर में मापा जाता है किसको? यानी धारा, यानी कि करंट को। बात समझ में आया? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ध्वनि प्रदूषण को हम किसे मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 88 क्या कह रहा है? अरे ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ठीक है, फिर वही रिपीट प्रश्न है, वहां पर ध्वनि प्रदूषण बोले या ध्वनि की तीव्रता बोले, इसको किस में मापा जाएगा? तो मापा जाएगा आपको डेसिबल में। बात समझ में? ये देखिए प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी का भी प्रश्न पूछा हुआ है। यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी, प्रबलता किस में मापी जाएगी? तो आपको डेसिबल में मापी जाएगी। बात समझ में? यानी कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता जो है, प्रबलता को ही तीव्रता कहा जा रहा है, डेसिबल में मापेंगे। और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि ध्वनि तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, ध्वनि तरंग का, यानी कि ध्वनि तरंग का जो फ्रीक्वेंसी होगा, चलिए इधर लिखते हैं, ठीक है, यानी ध्वनि तरंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि आवृत्ति जो होती है, वह कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ट्ज में। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के, ये सब हम आगे फाउंड में पढ़ने वाले हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के आपको 20,000 हर्ट्ज तक जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ध्वनि तरंग की। बात समझ में आया? तो आप जो है जब यहाँ से यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो आपको ध्वनि तरंग रहेगा, तभी क्या कर सकते हैं आप? कान से उस ध्वनि को सुन सकते हैं। यह मनुष्य का जो है वह ध्वनि तरंग का आवृत्ति है। लेकिन 20 हर्ट्ज से अगर कम आवृत्ति का अगर ध्वनि रहेगा तो उसे आप नहीं सुन पाएगा, कुत्ता या जानवर जो है उसको सुन लेता है। बात समझ में आया? लेकिन मनुष्य के यानी कि लोग को सुनने के लिए कितने ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के आपको ध्वनि तरंग होना चाहिए। बात समझ में आया? और वायु में जो है वो ध्वनि का चाल कितना होता है? यानी कि एयर में। तो एयर में अगर ध्वनि का चाल देखेंगे, यानी कि स्पीड देखेंगे ध्वनि का, तो आपका 332 मीटर पर सेकंड होता है। कहाँ पे? एयर में। बात समझ में आया? तो एयर में जो है वो ध्वनि का स्पीड होता है आपको 332 मीटर पर सेकंड। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। और ध्वनि तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसके लिए? आदमी के लिए, यानी कि मेन, मेन या वोमेन जो बोले, यानी किसी व्यक्ति के लिए जो है वो कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच में रहेगा तभी आप सुन सकते हैं, अगर इसके कम रहेगा तो भी नहीं सुन पाइएगा, और 20,000 से ऊपर रहेगा तो भी आप नहीं सुन सकते। इसके बीच में ध्वनि तरंग रहेगा तभी क्या कर सकते हैं? आप सुन सकते हैं। यानी ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता मापी जाती है हमको डेसिबल में। क्लियर है? अच्छा, बाकी जो है आपको आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और हर्ट्ज को मापा जाता है हर्ट्ज में किस में? आपको फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम ही चीज देती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है। अभी देखिए यहां से जो भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, यहां से जो भी प्रश्न आए हुए हैं वह प्रश्न क्या है? आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रश्न है। ठीक है, किसका प्रश्न है? तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रश्न है। तो ये कह रहा है 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर जो है वह कितना पास्कल होता है। ठीक है, यह प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी में, साथ ही रेलवे ग्रुप बी में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक एटमॉस्फेयर बराबर बताना है कि कितना पास्कल होता है। तो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब को आपको समझना होगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब,
देखिए वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो है वह टोटल 5 लेयर है, ठीक है, जिसको हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार से कितने वायुमंडल के जो लेयर है वो आपको एक है आयन मंडल, क्लियर है, जिसे हम बहिर्मंडल से भी मतलब एक बहिर्मंडल भी है। तो इस प्रकार से जितने भी वायुमंडलीय लेयर हैं, इन वायुमंडलीय लेयर का एक तरह से समझे कि मतलब कि प्रेशर जो है वह हमारे धरती के सतह पर पड़ता है, ठीक है, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। किसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। यानी कि पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो है वायुमंडल के सभी परतों द्वारा पड़ने वाले प्रेशर को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। बात समझ में आया? और इस प्रेशर को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, नहीं समझे? देखिए जैसे वायुमंडलीय के बहुत सारे लेयर है ना, और ये आपका पृथ्वी है, तो इसका जो है एक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, पृथ्वी के सतह पर, यानी एक इकाई क्षेत्रफल पे बोलिए, सतह पर बोलिए, तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है ना, इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। और इस वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहेंगे? बैरोमीटर कहेंगे। बात समझ में आया? तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, क्लियर है। और इसका जो वायुमंडलीय दाब का जो एसआई इकाई होता है, यानी कि एसआई यूनिट, इसे हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। और हम जानते हैं पास्कल से क्या मापते हैं? हम दाब को मापते हैं। तो ये दाब भी, वायुमंडलीय दाब भी क्या है? एक प्रकार का प्रेशर ही है। तो इसे मापा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। और वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपको पास्कल। तो वही आपको यहाँ पे बताना है कि 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो यह आपको 1 वायुमंडलीय दाब बराबर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब ये होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यह होता है आपको 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। कितने पास्कल के बराबर? आपको 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है आपको 1 एक वायुमंडलीय दाब, या कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा आपको? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको बताया था कि हॉर्स पावर जो है ये आपको शक्ति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसे मापने के लिए? शक्ति, यानी कि पावर को मापने के लिए, ठीक। और ये हॉर्स पावर जो है आपको मैक्सिमम मापा जाता है आपको या तो मोटर हो, ठीक है, यानी बड़े बड़े जो मोटर आपको इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं, कहाँ पे? इंडस्ट्री में। तो इन इंडस्ट्री का जो है मोटर का जो वाटेज रहेगा, मतलब कि जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को मापा जाता है आपको। छोटा मोटर रहेगा तो वाट में, ठीक, और बड़ा मोटर रहेगा तो इसको मापा जाता है आपको किलो वाट में, ठीक है, किलो वाट में। लेकिन अगर यही किलो वाट को जब बड़े यूनिट यानी वाटेज को हम किलो वाट में लिख रहे हैं, तो इसी किलो वाट को जो है वह हॉर्स पावर में मापा जाता है, ठीक है। यानी मोटर आपको किलो वाट में भी रेटिंग रहेगा और हॉर्स पावर में भी रेटिंग रहेगा। बात समझ में? हॉर्स पावर में भी। तो यानी कि जब शक्ति का इकाई आपको किलो वाट है, तो शक्ति का इकाई आपको हॉर्स पावर भी तो हो सकता है, और हो सकता नहीं, होता ही है। तो यानी कि इंडस्ट्री में जो भी आपका मशीन की शक्ति होती है, यानी कि मशीनों का जो पावर होता है, उसमें हम किसे मापते हैं? तो हॉर्स पावर में। या आपके घर में अगर जो वाटर पंप जो लगा हुआ रहता है, जिससे पानी जो है वो टंकी में जाता है, तो आप देखेंगे कि वहां पर मोटर में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, ठीक है, वहां पर जो है एक साइड में आपको दिया रहेगा किलो वाट रेटिंग, और इसमें आपको दिया रहेगा आपको एचपी, ठीक है। तो ये के डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? किलो वाट। और इसी ऑब्लिक देकर के दिया रहेगा आपको एचपी। यानी कि घर के लिए जो पंप यूज करते हैं, पंप मोटर, वो लगभग 0.5 एचपी होता है। तो अगर ये किलो वाट में भी कुछ रहेगा, ठीक है, तो इसका रिलेशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं? तो इसका रिलेशन होता है आपको, यानी कि 1 एचपी बराबर जो है वह कितना वाट होता है? तो आपको 746 वाट होता है। बात समझ में आए? 1 एचपी बराबर कितना वाट? तो 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ठीक है। आपको 1 एचपी बराबर 746 वाट, तो 0.5 एचपी बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 0.5 एचपी बराबर कर दीजिए गुना,
तो 0.5 HP बराबर हो जाएगा आपको 746 वाट। ठीक है, और बटा कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 0.5 और बटा हो जाएगा 1, यानी जो सॉल्यूशन होगा वही आपको 0.5 HP का किलो वाट हो जाएगा। तो आपको दोनों रेटिंग रहता है, किलो वाट वाला भी रहेगा और HP वाला भी रहेगा। तो HP से जो है वह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बड़े मशीनों का जो है वह कैपेसिटी को हम दिखाते हैं, यानी शक्ति को उसको दिखाते हैं, जिसमें आपको मोटर में आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या है हॉर्स पावर का, यानी कि हॉर्स पावर का हम HP लिखते हैं। तो HP बराबर जो होता है, 1 HP बराबर कितना, तो 746 वाट। ठीक है, कितना होता है, 746 वाट। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में। ठीक, कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है, क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 पर। प्रश्न संख्या 91 कर रहा है कि 746 वाट को हम क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 746 वाट अभी हमने आपको बताया। ठीक है, कि एक ए हॉर्स पावर, क्या, हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में HP। ठीक है, तो एक HP बराबर हमने पढ़ा अभी 746 वाट के बराबर। ठीक है, और ये हॉर्स मतलब क्या हो गया, हॉर्स मतलब हो गया घोड़ा, और घोड़ा को हम बोलते हैं अश्व, और पावर को बोलते हैं हम शक्ति। अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो एक अश्व शक्ति बराबर भी 746, चलिए हिंदी में लिखा है तो यहाँ भी हम हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, 746 वाट हो जाए। बात समझ में आया, हॉर्स मतलब घोड़ा, और घोड़ा जो है उसको हम अश्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना हो जाएगा, तो 746 वाट। ठीक है, यानी 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति कहा जाएगा। ठीक है, एक अश्व शक्ति, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आपको हॉर्स पावर भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हॉर्स पावर भी कह सकते हैं। बस समझ में आया, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 92 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा डायोप्टर क्या है। तो जैसे हम लाइट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा आपको लेंस के बारे में पढ़ना है। तो लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, लेंस की क्षमता, ठीक है, यह लेंस की क्षमता होती है 1 बटा फोकस दूरी। ठीक है, ये एफ क्या है, तो एफ जो होता है वो आपको फोकस दूरी होता है। ठीक, अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से थ्योरी भी बताएंगे और उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो लेंस की क्षमता को मापा जाता है 1/f में, और इसका जो यूनिट होता है इसी को बोलते हैं हम डायोप्टर, और डायोप्टर को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया, किससे, कैपिटल डी से। तो ये डायोप्टर क्या है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपका अगर लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर बस इसकी फोकस दूरी जो है वह एफ है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यह है जो आपको क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस को मापते हैं किस में, मीटर में। तो यानी ये हो जाएगा आपको 1/f, और एफ को किस में माप रहे हैं, तो एफ को माप रहे हैं हम मीटर में माप रहे हैं। तो 1/मीटर तो क्या लिख सकते हैं, मीटर का पावर -1 लिख सकते हैं। यानी कि 1d, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर लिख सकते हैं आपको मीटर का पावर -1, या प्रति मीटर हम बोल सकते हैं इसको। यानी कि 1 डायोप्टर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 डायोप्टर बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्रति मीटर हो जाएगा। बात समझ में आए, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर कितना हो जाएगा, या तो हम लिखे 1/मीटर लिखें, यानी प्रति मिनट मीटर इसको पढ़ेंगे, या तो इसी को हम लिख सकते हैं m के पावर -1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया, यानी 1 डायोप्टर किसके बराबर, तो आपको 1 मीटर या 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। और यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे जेई, देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है, क्लियर है। और डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की इकाई है, क्लियर। आगे बढ़ूं, चलिए प्रश्न संख्या 93 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 93 कहता है कि 1 मीटर किसके बराबर है। ठीक है, 1 मीटर जो है वह किसके बराबर है। ठीक है, तो मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपको याद करना पड़ेगा कि माइक्रोन का मतलब होता है आपको 10⁻⁻6 होता है। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, 1 मीटर किसके बराबर है। देखिए अगर इसमें जो है एक आपको ये होता है, आपको होता है कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और ऑटो। ठीक है, तो उसका जो है ये पावर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए लिख लेंगे।
तो देखिए अगर जो है आपको बोल दिए कि माइनस में पावर उठ रहा है, माइनस में पावर जो है बढ़ रहा है, तब उसका अलग होता, प्लस में पावर बढ़ेगा तब उसका अलग होगा। तो चलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है, हम लिखते चलते हैं, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगर लिखा रहेगा 10⁻1, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम डेका। क्या पढ़ेंगे, डेका। ठीक है, अगर वही लिखा रहेगा 10⁻2, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम डेसी। सॉरी, इसको हम डेसी नहीं, इसको हेक्टा पढ़ते हैं। डेसी तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हेक्टा पढ़ते हैं। चलिए इंग्लिश में ही लिख दें, आसान होगा। इसको डेका और 10⁻2 को जो है वह हेक्टा पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी हेक्टो। और 10⁻3 को, ठीक है, 10⁻3 को जो है वह किलो पढ़ते हैं। क्लियर है। 10⁻4 को प्लस में चल रहा है, 10⁻4 नहीं होता, 10 इसके बाद 3 के बाद 6 होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे मेगा। क्लियर है। 10⁻6 के बाद होता है आपको 10�9, ठीक है, तो इसको पढ़ा जाता है आपको गीगा। क्लियर है। और फिर 10⁻12, 10⁻12 को हम पढ़ते हैं टेरा। क्लियर है। फिर 10⁻15, इसको पढ़ते हैं हम पेटा। और अंतिम होता है 10⁻18, 10⁻18 को पढ़ते हैं हम इक्सा। क्लियर है। यानी कि अगर पावर जो है, जैसे आपको देखिए, जैसे आप लिखते हैं केजी, मतलब 1 केजी बराबर कितना ग्राम, किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर, तो किलो का मतलब क्या होगा, जो किलोग्राम आप यूज कर रहे हैं ये हो गया किलो, और ये हो गया आपको ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो आप बोल देते हैं कि 1000, होता है ना। ठीक है, 1000 ग्राम जो है वह 1 किलोग्राम बराबर होता है। तो यहाँ पर जो 1000 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम। बात समझ में आए। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, ठीक है, तो 10⁻3। तो यहाँ जो किलो यू इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यही पावर होता है 10⁻3 का। तो यानी 10⁻3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलो। तो इसको पढ़ याद कर लीजिएगा, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ये हो गया कि आपको जब 10 प्लस में हो, लेकिन वही अगर 10 अगर माइनस में होता है, ठीक है, अगर 10 माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ा जाता है। देखिए जैसे हो जाएगा 10⁻−1, तो इसको हम पढ़ेंगे डेसी। क्या पढ़ेंगे, डेसी पढ़ेंगे। 10 जो है -2 हो जाए, ठीक है, तो इसको पढ़ा जाएगा आपको सेंटी। ठीक है, जैसे आपको सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप लिखते हैं 1 मीटर बराबर जो है वह 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर जो 100 आया, ये 100 क्या है, यही 10⁻2 है। ठीक है, यही 10⁻2 है, यानी कि यही सेंटी जो है, जैसे जैसे देखिए ये होता है आपको 100 सेंटी, और ये होता है मीटर। तो ये जो सेंटी यूज कर रहे हैं ना, ये सेंटी का मतलब ये होता है वो 10⁻2, इसी को हम बोलते हैं 10⁻−2 को कितना बोलते हैं हम, सेंटी बोलते हैं। बात समझ में आया। और ये आपको माइनस और प्लस जो है, जब एक बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में जाएंगे, ठीक है, तो आपको पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम 10⁻−2 को। क्लियर है। इसी प्रकार से 10⁻ जब -3 रहेगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं हम मिली। ठीक है, 10⁻−4 रहेगा, तो इसे पढ़ा जाता, सॉरी 4 नहीं होता, 6 होगा। अगर 10⁻−6 रहेगा तो इसको पढ़ते हैं हम माइक्रो। क्या पढ़ेंगे, माइक्रो। और यही प्रश्न आपका माइक्रोन में दिया हुआ। ठीक है, माइक्रो या माइक्रोन पढ़ते हैं इसको। फिर 10⁻, चलिए लिख देते हैं, 10⁻9 होता है, 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा, और फिर आपका 10⁻18 हो जाएगा। तो 10⁻9 रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे हम नैनो। ठीक है, 10⁻12 को हम पढ़ेंगे पीको। ठीक है, पीको। और 10⁻15 को पढ़ेंगे हम फेमटो, या फर्मी बोला जाता है, फेमटो। और 10⁻18 को पढ़ेंगे ऑटो। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो अगर प्लस में पावर रहेगा तो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। अगर माइनस में रहेगा तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और ऑटो। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। तो ये प्रश्न में पूछ रहा है कि 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो पहले आपको मीटर और माइक्रोन में आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं माइक्रोन और मीटर में। देखिए माइक्रोन कहाँ पे है, तो ये माइक्रोन है आपको 10⁻⁻6 है। ठीक है, 10⁻⁻6 है। तो 10 जब -6 आपको माइक्रोन है, ठीक है,
लेकिन आपका ये माइक्रोन जो है वो क्या है, ये तो छोटा यूनिट है ना, यानी 1 मीटर जो है वो कितने माइक्रोन मीटर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि छोटा से हम जब बड़े में जाएंगे, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, आपको ऊपर आ जाएगा। यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे लिख दें कि 1 ग्राम बराबर जो है वह कितना केजी हो। ठीक है, 1 ग्राम बराबर जब कितना केजी, तो 1 ग्राम बराबर कितना केजी, तो आप कहिएगा 10⁻³ केजी हो जाएगा ना, क्योंकि बटा में हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 1 मीटर जो है वह कितने माइक्रोन के बराबर, तो 1 मीटर जो होगा, ठीक है, वह हो जाएगा आपको 10⁻⁻6 माइक्रोन के बराबर। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि नीचे रहेगा फिर ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि मीटर बड़ा यूनिट है, माइक्रोन छोटा यूनिट। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 94 का जाता है। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है कि परमाणु का जो त्रिज्या होता है किसमें मापी जाती है, परमाणु की त्रिज्या। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे जेई में। तो परमाणु को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका भी मेजरमेंट आपको किया जाता है। ठीक है, तो मिलीमीटर को तो हम देख लेते हैं, किलोग्राम में नहीं, सेंटीमीटर के हम देखते हैं, इंच टेप आप या स्केल में आप देखते हैं, लेकिन परमाणु की आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो जब नहीं देख सकते हैं तो ये बहुत छोटा होगा, तो ऑप्शन में बच गया कौन, नैनोमीटर। और नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9। ठीक है, 10⁻⁻9 को हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है किससे, नैनोमीटर से मापा जाता है। बात समझ में, नैनोमीटर में मापा जाता है। और नैनोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻9 हो जाएगा नैनो। बात समझ में आया। तो बहुत ही छोटा है, नगण्य होता है, आप देख नहीं सकते हैं, तो उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 95 कहता है कि प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन, ठीक है, कि माप जो है वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। देखिए पहले समझना होगा इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो देखिए जैसे मान लिया जाए आपके घर में आप देखते होंगे कि एक बल्ब जलता है। ठीक है, तो एक बल्ब जलता है तो इससे क्या होता है, आपको प्रकाश निकलता है। ठीक है, इससे प्रकाश निकलता है, और इसी प्रकाश से जो है वह आपको कोई भी वस्तु का, जैसे मान यहाँ पे वस्तु रखा गया, तो इस वस्तु पर क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा। तो ये प्रकाश जो निकल रहा है ना, ये छोटे 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 जो है वह पॉकेट के रूप में निकलता है। ठीक है, और जितना ज्यादा प्रकाश होगा, हम कह सकते हैं कि इल्यूमिनेशन जो है वह उतना ही क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आया। यानी कि प्रकाश के मात्रा को दिख बताया जाता है आपको किसमें, इल्यूमिनेशन में। अगर जो है प्रकाश किसी रूप में अगर कम है तो हम कह सकते हैं कि इल्यूमिनेशन कम है। अगर आपको लगे कि प्रकाश जो है बहुत ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इल्यूमिनेशन जो है वह बहुत ज्यादा है। तो इल्यूमिनेशन आपको समझ में आ गया। तो इल्यूमिनेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहा जाता है। तो कह रहा प्रश्न कह रहा है कि इल्यूमिनेशन को जो है वह किससे मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, मिली वोल्ट मीटर, जी नहीं, स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा, जी नहीं, पीएच मीटर के द्वारा, जी नहीं, ठीक, किससे मापा जाता है, लक्स मीटर के द्वारा। यानी कि इल्यूमिनेशन को हम मापने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लक्स मीटर का हम यूज करते हैं। बात समझ में आया। मिली वोल्ट मीटर के लिए हम वोल्ट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीएच मीटर का जो है वो पीएच मान निकालने के लिए, हम पीएच वैल्यू निकालने के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा जो है बहुत छोटी वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ आए। तो इल्यूमिनेशन से जो है वो क्या मापा जाता है, तो आपको इल्यूमिनेशन को मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो आपको लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 96, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपको हम पीछे भी बताएं। ठीक है, यह देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा, ग्रुप डी में पूछा, फिर ग्रुप डी, फिर ग्रुप डी, फिर आपको एएलपी में। ऐसा हो सकता है कि इस साल ही प्रश्न ये पूछ दे। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। ठीक है, अभी आपको पीछे बताया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है, ये देखिए ये आपका वाणिज्यिक इकाई है। वाणिज्यिक इकाई मतलब कॉमर्शियल यूनिट। और ये एनर्जी का माने किसका एनर्जी का, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जानते हैं हम एनर्जी को हम किसे मापते हैं, हम जूल में भी मापते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल के बराबर होता है, तभी आपने पीछे बताया था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। ठीक है, और यह वैल्यू कैसे निकलता है, अगर यह जानना चाहते हैं तो चलिए वो भी हम बता देते हैं। तो देखिए जैसे हम लिख दें कि 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, बराबर
कितना जूल। ठीक है, तो चलिए किलोवाट घंटा हम किस में बदलना है, जूल में बदलना है। तो किलो का मतलब क्या हो गया, 1000, और वाट का मतलब हो गया वाट। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 वाट लिख दे। क्या लिख दें, 1000 वाट। और ये घंटा जो है इसको बदलना पड़ेगा आपको सेकंड में। किससे बदलना पड़ेगा, सेकंड में। तो इसको हम लिख दें 1 घंटा बराबर कितना सेकंड। तो आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है आपको 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 1 मिनट बराबर आप कहिएगा होता है 60 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड। बात समझ में आया। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 60 × 60 को मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा आपको 3600 हो जाएगा, क्या सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 वाट और 3600 सेकंड आपको टोटल मान आ गया। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर वाट सेकंड को जो है उसी को तो हम जूल बोलते हैं। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये शक्ति बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कार्य बटा होता है समय, ये होता है। और यहाँ से अगर कार्य निकाल दीजिएगा, ठीक है, कार्य या ऊर्जा अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कहिएगा आपको शक्ति और इंटू हो जाएगा क्या, इंटू हो जाएगा समय। और शक्ति को किसमें मापते हैं, वाट में, और समय को मापते हैं हम सेकंड में। तो इसी को ना कहते हैं जूल। बात समझ में आया। तो एक जूल में अगर हमको निकालना है तो इसको हमको वाट में रखना पड़ेगा और इसको हमको सेकंड में रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 36 और कितना जीरो, 3 और 2 5 जीरो। तो चलिए हम लिख दिया 4 जीरो हुआ और एक 5 जीरो, इतना हम वाट सेकंड। और वाट सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम, जूल में। ठीक है, तो इतना को हम लिख सकते हैं क्या, यानी हम ये भी लिख सकते हैं आपको 36 पर 5 जीरो, इतना जूल लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इतना जूल लिख सकते हैं तो इसको जो अगर 10 to पावर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर सब दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3.6 में करना है। तो हम क्या करेंगे, तो 3.6, ठीक है, यानी कि पॉइंट यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ से कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 3.6 इंटू 10 to पावर क्या हो जाएगा, 6 जूल के बराबर हो जाएगा। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना, तो 3.6 इंटू 10 to पावर 6 जूल। बात समझ में आया। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही आपको 10 to पावर 5 देता, ठीक है, तब कितना मान हो जाएगा, अगर 5 में देखेंगे तब हो जाएगा 36 इंटू 10 to पावर 5 जूल। अगर आपको पावर में नहीं देता तब देता आपको 36 पर कितना जीरो, 5 जीरो। यह वैल्यू कैसे आता है, यह वैल्यू यहाँ से आता है। क्लियर है। तो अब ये चीज आप कभी भूलिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो इसी प्रकार से जो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारा क्लास पहले बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह मतलब ऐसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आने वाला है, जो एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्लियर, यानी कोई चीज याद नहीं रखना, वैसे चीज को ही हम बताएंगे, हाँ चलो इसको याद कर लो, इसको समझना जो है थोड़ा जितना देर में समझेंगे उतना देर में आसानी से याद कर, तो हम बता देंगे। लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा तो वह अगर समझाने का बात रहेगा तो वह हम आपको डिटेल प्रूफ के साथ जो है वो सॉल्यूशन देंगे। क्लियर है। तो इसलिए जो हमारे चैनल पे बने रहिए, संयम बनाए रखिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और सरकारी नौकरी का सपना जो है वह पूरा कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97 क्या कहता है। कह रहा 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा जो है किसके बराबर होता है। रेलवे जेई में प्रश्न पूछा, तभी हमने पीछे सॉल्व किया। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखिए पावर में नहीं दिया तो हो जाएगा आपको 36 पर कितना जीरो, 5 जीरो। तो ये हो गया 5 जीरो, ये आपको जूल। ठीक है, कैसे आता है ये आपने पीछे के प्रश्न में ही बताया। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 36 पर 5 जीरो, यहाँ 4 जीरो नहीं होगा, ये आपका 5 जीरो है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 36 लाख जूल जो है आपको 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा। क्लियर है। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 98 क्या कहता है। ठीक है, 98 कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर जो है वो आपको जूल पर सेकंड दिया है। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर जो है वह कितना जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर आपको जूल पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए
किलोवाट मतलब क्या हो गया, तो किलोवाट मतलब हो गया आपको 1000 वाट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1000 वाट लिख सकते हैं। और वाट जो है किसका इकाई होता है, तो शक्ति यानी पावर का, शक्ति यानी पावर का इकाई होता है। और शक्ति को हम क्या लिख सकते हैं, तो शक्ति को लिख सकते हैं हमको कार्य बटा समय लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। और कार्य बटा समय को जो है ये हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख रहे हैं जूल और सेकंड का पावर -1 लिख रहे हैं। बात समझ में आए। तो शक्ति जो है इसी को हम जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो वाट बोलते हैं जी। ठीक है, तो अगर वाट में निकालें तो जूल पर सेकंड, और 1 किलो वाट बराबर कितना, तो 1 किलो वाट बराबर होता है आपको 1000 वाट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 किलो वाट बराबर जो है वो कितना लिख सकते हैं, 1000। और ये वाट को हम क्या लिख देंगे, हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए, तो जूल सेकंड का पावर -1 जो हो जाएगा 1 किलो वाट के बराबर हो जाएगा। ये सब रटने का नहीं है, समझने का है। क्लियर है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ये सब आपको रिलेशन जो है क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, और ये सब याद नहीं करना, समझना। हम आगे के जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो क्यों जो है शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, तो हम डिटेल से देखते चलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 99 क्या कह रहा है कि 1 किलो वाट शक्ति किसके बराबर होगा। तो 1 किलो का मतलब हो गया 10⁻³ यानी 1 किलो वाट जो है वह 1000 वाट के बराबर होगा। कितने वाट के बराबर, 1000 वाट के बराबर। या पूछा है रेलवे जेई में, देखिए कितना इजी प्रश्न है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है कितने, सॉरी 1 किलोवाट नॉट घंटा, 1 किलोवाट शक्ति जो है वो कितना के बराबर, तो 1000 वाट के बराबर। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या आपको 100 दिया है, कह रहा है कि 5.5 किलोवाट घंटा को किसमें बदलना है, जूल में बदलना बनेगा। ठीक है, यह आ गया आपको नोमरिकल। हाँ, साइंस में जो है आपको नोमरिकल का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको सिखा देंगे। तो देखिए किलोवाट घंटा को किसे बदलना है, जूल में बदलना है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो कहिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो कितना किलोवाट को बदलना, तो कहिएगा 5.5 किलोवाट। ठीक है, तो बैलेंस मेथड, ये 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है 3.6 10⁻6 जूल, तब 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू हो जाएगा आपको 3.6, सॉरी हाँ ठीक तो लिख रहा हूँ। ठीक है, 3.6 और इंटू हो जाएगा वो 10⁻6, और ये बटे में हो जाएगा आपको 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपको वही आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, यानी कि 5.5 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, चलिए 36 और 55 को हम गुना करते हैं। ठीक है, तो 6×5 = 30 का जीरो हाथ में बचा 3, और 5 × 15 और 3 हो जाएगा 18। फिर लिख दीजिए 18, तो ये हो गया 0 8, ये हो गया 9 और 1, कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये कहिएगा आपको 1980, और ये हो जाएगा इंटू 10⁻, कितना है 6 है, इसको लिख दीजिए 10⁻6 लिख दीजिए। ठीक है, 10 मान लो कितने अंक के बाद है, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक के बाद, ये हो जाएगा आपको 2 अंक के बाद। यानी कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 19.8, और इंटू हो जाएगा कितना, तो इंटू हो जाएगा 10⁻6, इतना जूल के बराबर। ठीक है, यानी 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो आपको कितना हो जाएगा, तो आपको 9.8 इंटू 10⁻6 जूल, इधर लिख दिया नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो यह हो गया आपको क्या, आपको ऑप्शन में देखिए 9.8 इंटू पावर 6 जूल कहाँ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हल्के हल्के न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल टफ होगा, लेकिन आपको घबराने का नहीं है। जब तक हम हैं तब तक टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और टेंशन किसे दीजिएगा, मुझे। ठीक है, मैं आपका टेंशन क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। तो चलिए, आज हमने 20 प्रश्न को कंप्लीट किया है। ठीक है, आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और अगर आप इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर आपको साइंस का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ, साथ ही साथ SPD का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप वहां से भी जा करके हमारा क्लास देख सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, और सरकारी नौकरी रेलवे में
पाने का सपना पूरा कीजिए। क्लियर है, यही आपको सुनहरा मौका मिला हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।